Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 13th of September. So let's start the day with the first important topic and that is लखपति दीदीज। तो हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन है इसने ऑर्गेनाइज किया एक नेशनल कॉन्क्लेव जो कि 2 करोड़ लखपति दीदीज को यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं हैं उनको सपोर्ट करने से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है। ये आप विमेन एम्पावरमेंट के एस्पेक्ट से भी आप यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में इन पॉइंट्स को आप कोट कर सकते हो। देखिए प्रीलिम्स में बहुत रेयर चांस है कि सवाल हो। हाँ, आप अगर वन लाइनर एग्जाम्स की बात कर लो तो वहां पर आ सकता है कि लखपति दीदी जो है वो किससे रिलेटेड है, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप दे देगा ऑप्शंस में, दिव्यांगजन दे देगा या फिर जो मतलब अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके बारे में दे सकता है। तो आप उस तरीके से देख सकते हो। लेकिन यहाँ आप मेंस में लिख सकते हो कि किस प्रकार से हाल ही में मतलब सरकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन को प्रमोट करने की बात कर रहा है और यहाँ पे बिजनेस वुमेन की। नेक्स्ट आप देखोगे लखपति दीदी इनिशिएटिव, हमने देख लिया कि दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, तो ये स्किल ट्रेनिंग की बात करता है 2 करोड़ महिलाओं को। कितनी बड़ी बात है कि स्किल प्रोवाइड करना, वो भी 2 करोड़ महिलाओं को। इसी के साथ साथ में माफी चाहेंगे, ये जो ट्रेनिंग है ये इनेबल करता है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस, आपको पता होगा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, तो ये जो माइक्रो एकदम सूक्ष्म, ठीक है, उन एंटरप्राइजेस का जिनका जो एनुअल इनकम है वो एटलीस्ट 1 लाख हो। एनुअल, ठीक है, मंथली नहीं, एनुअल। ये थोड़ा सा टर्म्स आपको ध्यान रखना है। ये डेफिनेशन है कि एनुअल इनकम एटलीस्ट 1 लाख रुपीस और अलग अलग लाइवलीहुड एक्टिविटीज से और वैल्यू चेन इंटरवेंशन से। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अब इस स्कीम के बारे में यूपीएससी यहां से सवाल पूछता है, तो इसके बारे में अब हम देख लेते हैं कि ये एक फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है, मतलब कि गरीबी हटाओ से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है जिसको इंप्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ये आप मिनिस्ट्री ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, भारत सरकार। एम है पॉवर्टी को कम करना, जो गरीब घर है वहां से, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना और स्किल्ड वेज को कहीं ना कहीं आगे लेकर के जाना, ताकि जो महिलाएं हैं वो भी सस्टेनेबल और डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस हो उनके पास। इसी के साथ साथ में आप देखोगे सोशल मोबिलाइजेशन करना और प्रमोशन करना, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, सबको एक साथ लाना और सस्टेनेबल तरीके से उनके लाइवलीहुड्स को एनहांस करना, और समाज में एक साथ महिलाओं को भी रखो आप, साथ साथ में उनका सामाजिक विकास भी हो सके और फिर उनको बाकी भी चीजों से मतलब आप जोड़ सको। नेक्स्ट आप देखोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या, ये भी आपको हम बता देते हैं। ये अगेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आप पार्ट देखोगे यूपीएससी जीएस 2 में। तो ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है। नाउ ये देखिए टर्म अगेन प्रीलिम्स में फॉर्मल लिख देंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये एक इनफॉर्मल है। व्हाट इज द डिफरेंस? कि फॉर्मल मतलब कि जो भी होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डॉक्यूमेंटेड। इनफॉर्मल मतलब कि थोड़ा सा अनप्लान्ड होगा, उसको आप फॉर्मलाइज बहुत मतलब नहीं देख सकते हो। तो इनफॉर्मल एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का जो एक साथ आते हैं अपने लिविंग कंडीशंस को जोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगेन ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, कुदुम्बश्री जो कि केरला में है। ये एक पॉवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम है जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया और इसको लाया गया भारत में केरला में 1997 से। और ये ऑपरेट करता है 3 टियर स्ट्रक्चर पे, जहां पे नेबरहुड ग्रुप्स एक साथ जोड़े गए हैं, एरिया डेवलपमेंट सोसाइटीज, कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटीज, और इससे बनता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये बेसिकली पीयर कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, आपसी दोस्त रिश्तेदार, इस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के तहत इसको किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज 20वां आसियान इंडिया समिट। G20 समिट हो चुका है, आसियान समिट भी हुआ जहां पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो वहां पर जाते हैं। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है वो अटेंड करते हैं आसियान इंडिया समिट, जो कि कहां हुआ जी? जकार्ता, इंडोनेशिया। सवाल हो सकता है कि ये समिट कहां पर कंडक्ट किया गया, तो इंडोनेशिया में जकार्ता शहर है, वहां पे आप देखेंगे। इसका थीम क्या है? आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। और की पॉइंट्स है कि आसियान जो है वो सेंट्रल पिलर है भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, ठीक है। पहले ये लुक ईस्ट था, अब जब से मोदी जी आए तो उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया। भारत सपोर्ट करता है आसियान आउटलुक को, साथ साथ में इंडो पैसिफिक के रीजन में, ताकि एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक हो और वॉइस बन सके ग्लोबल साउथ का, जिसके कॉमन इंटरेस्ट में इसकी बात रखी जा सके। भारत वैसे भी ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आसियान के ऊपर तो 100% सवाल हो सकता है, तो आसियान की बात कर लेते हैं। ये एस्टैब्लिश किया गया 1967 में, ये ध्यान रखेंगे, बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ये आपको ध्यान रखना है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1967। इसके फाउंडिंग मेंबर्स में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अदर मेंबर्स में आप देखोगे ब्रुनाई है, कैम्बोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, वियतनाम है। इसका आप कहीं ना कहीं अगर हम आपको बताएं इसका ट्रिक, तो आई गेस कि आप सभी टीवी देखते हैं और कहीं ना कहीं अभी ये चलन बहुत कम हो गया, लेकिन आईपीएल हम सब देखते हैं। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि आईपीएल टीवी
कि मतलब कहीं ना कहीं सबसे पहला मैच अब आप देखोगे जब आईपीएल हो रहा था टीवी में आप देख रहे हो, ब्रेंडन मैकुलम याद होगा न्यूजीलैंड के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी हैं, तो ब्रेंडन मैकुलम स्कोर्ड अ मैग्निफिसेंट सेंचुरी। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रेंडन मैकुलम जो है वो स्कोर करते हैं एक मैग्निफिसेंट सेंचुरी। अब आप इससे याद पूरा आसानी से कर लेंगे। इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, यहाँ पे आ जाएगा सिंगापुर, इधर म्यांमार और यहाँ से कैम्बोडिया। तो ये आपको ट्रिक ध्यान रखना है आसियान मेंबर्स को याद करने के लिए। इसका आप देखोगे विजन भी है, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये हाईएस्ट बॉडी है, चेयरमैनशिप जो है वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे घूमता रहता है और इसका सेक्रेटेरिएट आप देखोगे इंडोनेशिया में है, जकार्ता के, ठीक है, जहां पर इसका समिट भी हुआ है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्सीलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस को और कल्चरल डेवलपमेंट को। आसियान जो है वहां पे एक चेयर है जो कि इलेक्ट किया जाता है मेंबर स्टेट्स हर साल और ये सपोर्ट करते हैं सेक्रेटेरिएट जो कि जकार्ता में है और ये कन्वर्सेशन और कंसेंसस बेस्ड होता है, नॉन इंटरफेरेंस होगा इंटरनल अफेयर्स में और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना पीसफुल तरीके से। ये आप देख सकते हो आसियान मेंबर्स का मैप, यहाँ सारे ही कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे और उनके ये फ्लैग्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज जापानीज एंसेफेलाइटिस। तो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो कि ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये जो एफिकेसी है इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन का वो अराउंड 87% के आसपास है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये वैक्सीन को लाया गया था सिंगल डोज 16 से 18 महीने के लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में 2010 से 12 के बीच में और ये 9 से 12 महीनों के एज में दिया जाता है इसका एक एडिशनल डोज। तो पहला जब बच्चा 16 या 18 महीने के बीच का होगा, ठीक है, और 2010 से 12 के बीच में लाया गया और फिर दूसरा कि मतलब उसको वापस से 9 से 12 महीने के बाद में उसका एक एडिशनल डोज। और ये आप देखोगे यहाँ पे लाइव एटीन्यूएटेड रिकॉम्बिनेंट जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस होता है। इसी के साथ साथ में अब इस बीमारी के बारे में देख लेते हैं। जापानीज एंसेफेलाइटिस, इसको मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रेड होता है थ्रू द बाइट ऑफ क्यूलेक्स मस्कीटोज। तो क्यूलेक्स से जापानीज एंसेफेलाइटिस होता है। जैसे आप देखोगे मलेरिया के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन से मस्कीटो से है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्यूलेक्स से जापानीज एंसेफेलाइटिस होता है। वाइल्ड बर्ड्स जो है वो लाइकली हैं कि ये नेचुरल होस्ट्स होंगे इसके और मस्कीटोज इसके वेक्टर्स यानी कि स्प्रेडर्स। और ये सेकेंड फ्लेवी वायरस है जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, साथ साथ में कवर होता है अंडर इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट है हनी बीज एज बायो मॉनिटर्स फॉर AMR स्प्रेड। तो एक रिसेंट पेपर आया है जिसमें यूरोपियन हनी बीज इफेक्टिव बायो मॉनिटर माने गए हैं अर्बन नेबरहुड्स में, ठीक है। तो किस तरीके से आप देखोगे हनी बीज वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो एक एबिलिटी है बैक्टीरिया और बाकी माइक्रोब्स का कि किस प्रकार से जो ड्रग्स हैं वो रेजिस्ट करेंगे कि मतलब वो इनहिबिट हो जाए या फिर मार सके। इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कि हमारी बॉडी जो है कहीं ना कहीं हम जब बार बार बीमार पड़ते हैं और पैरासीटामोल खाते हैं तो इसके बाद हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। अब उससे ज्यादा का या तो डोज लगेगा या मेडिसिन चेंज करना होगा, क्योंकि वो उसी को बोलते हैं हम AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्योंकि बॉडी अब उस माइक्रोब्स से रेजिस्ट हो चुकी है। बायो मॉनिटर्स की बात कर लेते हैं। तो ये डिफाइन किया गया है एक ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और ये मोस्टली यूज किया जाता है बेसिकली कंटामिनेंट्स जो एनवायरनमेंट में है और बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग वगैरह के ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के आप देखोगे इंफॉर्मेशन लेना। और साथ साथ में नेक्स्ट है सर्विस चार्ज। तो दिल्ली हाई कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर में डायरेक्ट करते हैं मेंबर्स जो है फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिप्लेस करे टर्म सर्विस चार्ज को स्टाफ कंट्रीब्यूशन से, यानी कि जो टर्म है सर्विस चार्ज उसको आप बदल दो। किससे जी? उसको आप बदलो स्टाफ कंट्रीब्यूशन से। तो ये सर्विस चार्ज एक टाइप ऑफ फी है जो कलेक्ट किया जाता है सर्विसेज को पे करने के लिए, जैसा भी आपको सर्विस समझ में आए उसके अकॉर्डिंग, और ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल बिल अमाउंट का एक्सक्लूडिंग GST। यही पे यूपीएससी जो है वो ऐसे शब्दों के साथ खेलता है। तो आपको डेटा ध्यान रखना है कि 10% से ज्यादा बिल के अमाउंट का नहीं होना चाहिए, बट एक्सक्लूडिंग GST। यूपीएससी लिख देगा इंक्लूडिंग GST, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आप देखोगे ये मेन्यू कार्ड जो है वो स्पेसिफाई होगा बोल्ड में पेमेंट ऑफ स्टाफ कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम से और कोई भी फर्दर टिप नहीं मांगी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे FHRAI, तो ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स से था। आई होप आपको वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।